दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। भौतिक विज्ञान अभी चल रहा है आपका। अभी हमने सोचा है कि रसायन विज्ञान शुरू कर दिया जाए। सामान्य तथा भौतिक रसायन इसके बारे में है। जो पहला चैप्टर है वो बन जाता है आपका द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीजें लेकिन आपको समझनी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जो पहली हेडिंग यहाँ पे मिलती है वो क्या है? द्रव्य। तो भैया द्रव्य के बारे में सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है वो द्रव्य कहलाती है। और द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये हो गया। अब अगली बात है, अगली हेडिंग है ऊर्जा। देखिए प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत, ये सभी क्या है? ऊर्जा के स्वरूप है। ऊर्जा अविनाशी होती है, यानी कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। अब ऊर्जा को जो द्रव्यमान और ऊर्जा का एक संबंध होता है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, उसको आइंस्टीन का ऊर्जा तुल्यता का नियम भी कहा जाता है। E बराबर mc², जहाँ पे E क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी अर्ग में मिलेगी। m द्रव्यमान है ग्राम में, और c क्या है? प्रकाश का वेग है, जो होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होता है। और यहाँ पे सब सीजीएम में चल रहा है तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है तत्व। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ का मूल भाग, ठीक है, मूल पदार्थ जिनमें एक प्रकार का सरलतम पदार्थ होते हैं उनको तत्व कहा जाता है। जिसमें ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन अकेले रह जाए। जैसे यहाँ पे दिया है तांबा, चांदी, ऑक्सीजन, ठीक है। कुल मिला के 108 तत्व पाए जा चुके हैं। अब भूपर्पाटी तत्वों का उद्गम है, मुख्य उद्गम है, यानी भूपर्पाटी यानी कि भू ऊपरी परत जो होते हैं तत्वों का मुख्य उद्गम स्थल है, ठीक है। अधातुओं में ऑक्सीजन तथा धातुओं में एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भूपर्पाटी पर अधातुओं में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है और धातुओं में एल्युमिनियम। भूपर्पाटी यानी कि जमीन की सतह पर, ठीक है, ये बात हो गई। अब धातुएं क्या होती हैं? वे जो विद्युत की चालकता, उष्मा चालकता, धात्विक चमक, उच्च आघात वर्धनीयता, तनन सामर्थ्य, ये सारे गुण रखती हैं, उनको धातुएं कहा जाता है। तांबा, लोहा, ये सारी चीजें धातुएं हैं। अधातुएं जिनमें धातुओं के गुण नहीं होते, अधातुएं होती हैं, उनमें विद्युत नहीं चल सकता, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीजें अधातुएं होती हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय तथा या उदासीन होते हैं, ये भी इसमें दिया गया है, बात की अलग बात है। उपधातुएं क्या होती है? जो धातुओं तथा अधातुओं के बीच का गुण रखती है उनको उपधातुएं कहते हैं, ठीक है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है? आपकी उपधातुएं जो दोनों का गुण रखती हैं, दोनों के बीच का, यानी कि किसी तापमान पर धातु की तरह व्यवहार करेंगे, किसी ताप पर अधातु की तरह व्यवहार करेंगे, ऐसी स्थिति रहती है। यौगिक क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। भाई दो तत्वों का जो मिश्रण होता है, ठीक है, मिला दिया जाए, लेकिन उनका अनुपात क्या है? निश्चित रहे। तो यहाँ पे रासायनिक संयोग, ये भी कह सकते हैं, रासायनिक संयोग से जो प्राप्त होता है उनको कहा जाता है यौगिक, ठीक है। जैसे नमक हो गया, नीरत होता है, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, ये सब क्या है? और सबसे साधारण उदाहरण पानी ले लेते हैं, H2O। तो यहाँ पे आपका हमेशा पानी के लिए जो फार्मूला रहेगा वो आपका क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। तो ये कभी चेंज नहीं होता है, इस वजह से ये क्या है? यौगिक है। अब यौगिक के अलावा क्या हो सकता है? वो होता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है कि उनको किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप चीनी का शरबत बनाते हैं ना, तो ये क्या हो गया? कोई भी अनुपात में मिला दो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कम मिलाओगे तो थोड़ा सा कम वो अपना गुण रखेगा, ज्यादा मिला दोगे तो ज्यादा गुण रखेगा। जैसे आप लेई बना रहे हो, ठीक है, लेई, तो आपने आटा और पानी मिला दिया, मिक्स किया, गर्म कर दिया, आग पे रख दिया, तो ऐसे लेई बनती है। अभी यहाँ पे आटा ज्यादा कर देंगे तो लेई सही से नहीं बन पाएगी, यानी आटे का गुण ज्यादा हो जाएगा। पानी ज्यादा करेंगे, मतलब उनको निश्चित अनुपात होना चाहिए, बट थोड़ा कम ज्यादा चल जाता है। तो यही होता है मिश्रण। अब यूं समझिए कि आप चीनी का शरबत बना रहे हो, ज्यादा चीनी कर दोगे ज्यादा मीठा हो जाएगा, कम चीनी करोगे कम मीठा होगा। तो ये क्या है? इनका अनुपात निश्चित नहीं है, लेकिन शरबत तो बनेगा ही, मिश्रण तो वो होगा ही। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विषमांगी, जिसमें दोनों चीजें जो मिली हुई है, दो तीन चीजें वो अलग अलग दिखाई देती हैं, और समांगी मिश्रण में दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं। और ये इसका एक दूसरा तरीके से समझ सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण में ऐसा होता है कि अगर उसका एक कण उठाओगे, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? अगर बारूद है या फिर धुआं
या फिर सीमेंट बालू का मिश्रण ले लो भाई। सीमेंट और बालू में अगर भाई सीमेंट और बालू वाला एक टुकड़ा उठाओगे तो हर जगह पे वह अनुपात निश्चित नहीं मिलेगा। कहीं पे कुछ ज्यादा सीमेंट हो सकती है, कम बालू हो सकता है, कहीं पे बालू ज्यादा सीमेंट कम हो सकती है, कहीं पे पानी भी नहीं पहुंचा है, तो ऐसा हो सकता है। ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसके जो होते हैं अवयव क्या है, अलग अलग दिखाई देते हैं। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि इनके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। अगर उसका एक छोटा सा कण भी उठाओगे तो उसमें क्या होगा, समान रूप से वो मिले हुए होंगे। जैसे अम्ल, क्षार, लवण के जलीय विलयन जो होता है, चीनी का पानी का जो घोल, तो सबसे आसान तरीका। एक बूंद भी उठाओगे तो उसमें भी वही अनुपात होगा जो पूरी गिलास में चीनी और पानी का अनुपात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं चीनी ज्यादा है कहीं कम है। घुली हुई अवस्था में सब जगह एक समान रहता है। तो ये समांगी और विषमांगी हो गया। आसवन क्या हो गया, आसवन के लिए भाई बात समझ लो कि दारू बनाने की सबसे आसान जो ट्रिक होती है उसको आता है आसवन। उसमें क्या करता है भाई कि आपको दो अलग अलग तापमान पे भाप बनने वाली वस्तुओं को लिया जाता है एक बर्तन में। ठीक है, दो अलग अलग तापमान पे जो भाप बन जाती है, ठीक है, वो निश्चित तापमान रखा जाता है जिसमें से एक तत्व भाप बन जाए और उससे ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता ताकि दूसरा भी न भाप बनने लगे। मतलब दूसरे को रोके रखते हैं, पहले को भाप बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दारू बनानी होती है तो इसमें अपना मटेरियल सड़ा कर इसमें डाला गया होता है और उसके बाद गर्म किया जाता है। तो हल्के हल्के जब भाप उठती है तो उसको ले जा करके एक ठंडा करने वाला, ये पूरा पाइप ठंडे करने वाले बोरे से बांधा जाता है, उसको शीतलक कहा जाता है, उसमें से गुजारते हैं और उसके बाद यही भाप जल की बूंदों में बदल जाती है, यानी कि द्रव अवस्था में आ जाती है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस क्रिया को आसवन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि दो अलग अलग तापमान पर, ठीक है, दो दो प्रकार के द्रवों का मिश्रण है जो अलग अलग तापमान पे वाष्पशील होते हैं। तो इन दोनों को अलग करने की प्रक्रिया होती है आसवन। आसुत जल भी इसी विधि से बनाया जाता है। आसुत जल क्या होता है, पानी का वह प्रकार जिसमें केवल जल मतलब पानी ही अकेले होता है। जैसे हम पीने वाला पानी लेते हैं यूज में, तो वो आसुत जल नहीं होता है, वो क्या होता है, मिश्रण होता है। उसमें कई प्रकार के खनिज लवण मिले होते हैं, कुछ अशुद्धियां भी मिली होती हैं, कुछ हमारे शरीर के लिए लाभदायक चीजें भी मिली होती है, तो वो पीने वाला पानी होता है। अब बात करेंगे आसुत जल की, तो आसुत जल पीने के लिए नहीं होता है, वो केवल प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए होता है, क्योंकि आसुत जल में केवल H2O होता है और वो किसी काम का नहीं होगा हमारे शरीर के लिए। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया क्या आसुत जल को मतलब पीने के लिए कौन सा जल प्रयोग किया जाता है, आसुत जल, वर्षा का जल, मतलब ऐसा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो आसुत जल पीने के लिए नहीं होता है, बस इतना सा आप समझ लीजिए। अगला है ऊर्ध्वपातन क्या है। भाई ऊर्ध्वपातन क्या होता है, बहुत अच्छी सी बात है, कक्षा 5 की किताब में ही मिल गया था कि जब आयोडीन को या फिर कपूर को हम गर्म करते हैं तो भाप में बदलता है, उसको ठंडा करते हैं, फिर से ठोस अवस्था में कपूर में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया यानी कि ठोस से सीधा वाष्प में बदलना, वाष्प से सीधा ठोस में बदलना, यही क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ऐसा जो गुण रखते हैं उनको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है। यहाँ पे ऊर्ध्वपादज पदार्थ कहा गया, तो कोई बात नहीं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भाई ऐसा परिवर्तन जिसमें बाह्य रूप से बदलाव होता है, आंतरिक बदलाव नहीं होता, उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बादल का बनना, जल का ठंडा गर्म करना, ठीक है, आयोडीन का या फिर कपूर का ऊर्ध्वपातन हो गया, गैस का आयतन बढ़ना, ठीक है, और यहाँ पे कह दिया बर्फ का पिघलना, विद्युत बल्ब का जलना, ये सब भौतिक परिवर्तन, यानी कि बाहर से हमको लगता है कि यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन, यानी कि यूं भी समझ सकते हो कि उसको बर्फ को पिघलाने के बाद फिर से बर्फ बनाया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, यानी ऊपर से बदलाव हुआ है। दूसरा हो जाता है रासायनिक परिवर्तन, जो उसके अंदर से बदलाव हो जाता है, यानी कि एक बार ये प्रक्रिया होने के बाद रिवर्स नहीं हो पाएगी, ठीक है, वापस नहीं जा पाएगी, इसको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो वे परिवर्तन जिनके रासायनिक संगठन, गुणधर्म, अवस्था स्थायी रूप से बदल जाते हैं, ठीक है, वो सब बदल जाते हैं, उनको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती को जला दिया, मोमबत्ती को जलाने के बाद मोमबत्ती क्या हो गई, धुएं में बदल गई, तो वापस से मोमबत्ती नहीं पाई जा सकती। मोमबत्ती को पिघलाकर ठंडा करके फिर से मोमबत्ती बनाई जा सकती है, लेकिन जलाने के बाद फिर से मोमबत्ती नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, मैग्नीशियम का तार का जलना, जंग लगना, लोहे में जब जंग लगती है, ठीक है, तो उससे फिर से लोहा नहीं बनाया जा सकता, ये होता है। ठीक है, या यूं समझ लीजिए कि अस्थायी रूप से परिवर्तन हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा से, जैसे दूध का दही बनना, ये सब ये किण्वन क्रिया से होता है, या
बहुत ज्यादा, मतलब कि पूरी तरीके से बदल दिया गया। अब दही से दूध वापस तो नहीं बन सकता है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। और अगला जो चीज यहाँ पे हमको पढ़ने के लिए मिला है, अपर रूपी पदार्थ, ये क्या होते हैं? तो भाई बात यूं होती है कि एक ही प्रकार के तत्वों से कई प्रकार की जो है तत्व बनाए जा सकते, तत्व, ठीक है, एक ही प्रकार का हमारे पास परमाणु है जिससे मिला करके हम अलग अलग तत्वों को बना रहे हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से O2, ऑक्सीजन देखिए वो अकेले जहां पर रहेगा वो परमाणु है, वो अकेले नहीं रह सकता। दो लोग मिल गए तो ऑक्सीजन अणु बन गया जो हम सांस लेते हैं। और तीन अणु अगर मिल गए, तीन परमाणु मिल गया तो एक अणु बनाया ओजोन का, O3, जो ओजोन परत है आसमान में। तो यही ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन तत्व की ये दो अपर रूप हैं। यही सेम चीज होता है अपने कार्बन के साथ। कार्बन से कोयला भी बनता है, डायमंड भी बनता है, ग्रेफाइट भी बनता है। ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। डायमंड मतलब वही हीरा, ग्रेफाइट मतलब वही पेंसिल की नोक। तो ये सब क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। अच्छा भाई ये भी होता है कि पहले कोयले से ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट से फिर डायमंड यानी कि हीरा बनता है। इसी वजह से तो कोयले के खदान में हीरा प्राप्त होता है, ठीक है। और हम लोग तो ये भी कहते हैं भाई कोयला को दबा कर रख दो यार, 100-200 साल बाद अपन हीरा बन जाएगा तो खोद के निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी होता है। और समावयवी पदार्थ, तो ये क्या होते हैं कि ऐसे कुछ यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है। उनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनकी अणु की संरचना क्या होती है? वो भिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसे में ये सब क्या कहते हैं? समावयवी पदार्थ कहलाते हैं। अब ऐसा जो है अमोनियम साइनेट और यूरिया क्या है? ये दोनों समावयवी पदार्थ कहलाते हैं। ये बड़ा सा टंग ट्विस्टर सा बात हो गई भाई। अब यहाँ पे दिया गया है प्रास्वेद्य पदार्थ, ठीक है। वे पदार्थ जो नम वायु में रखने पर वायु की नमी लेकर के संतृप्त विलयन बना लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है संतृप्त विलयन बना लेते हैं, उन्हें प्रास्वेद्य पदार्थ कहते हैं। अब इन पदार्थों में आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब होते हैं कि अगर नॉर्मली ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या है? हवा से अपन नमी को खींच करके संतृप्त विलयन बना लेंगे, पिघल जाएंगे पूरी तरह से। आर्द्रता ग्राही पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नम वायु में रखने पर वायु की नमी लेकर के हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं। आर्द्रता मापी, यहाँ पे आर्द्रता ग्राही कहते हैं। निर्जल कॉपर सल्फेट, ठीक है, बिना बुझा चूना, ये सब क्या होते हैं कि आर्द्रता का है। इनको चीजों को शुष्क करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब सिलिका, जो सिलिकॉन, आपने कोई भी मोबाइल में तो नहीं, शायद कुछ बड़ा चीज खरीदते हैं जैसे टीवी वगैरह खरीदते हैं तो उसके सिलिका की कुछ गोलियां मिलती हैं। वो क्या होती है? नमी रोधी होती हैं। वो नमी अगर कुछ अंदर है तो उसको सोखने के लिए होती हैं, ऐसा कुछ होता है संभवतः। अब अगला है उत्फुल्ल पदार्थ, जो क्रिस्टलीय पदार्थ वायु में रखने पर अपना कुछ या सारा क्रिस्टल जल वायु में उड़ा देते हैं, उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हरा कशिश हो गया, पोटेशियम एलम फिटकरी हो गया। इनको वायु में रख दिया जाए तो इनके पास जितना भी वाटर होता है क्रिस्टलीय रूप में उसको हवा में निकाल देते हैं। ये हो गया। तो भाई ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर। ये मजेदार चीज रहेगी और यहाँ पे सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे धीरे धीरे से पढ़ते चलेंगे। और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक लाइव क्लास लाई जाए और इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक लाइव क्लास के जरिए आप सभी से इसे पूछता जाऊंगा और आप उसका लाइव क्लास में कमेंट देते जाएंगे। तो अब लाइव क्लास हम लेकर के आएंगे कल। लाइव क्लास की टाइम क्या होनी चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा और उसी अनुसार हम यहाँ पे इसके लिए सभी क्वेश्चंस को लाइव क्लास के अंतर्गत हल करेंगे ताकि आप उसका जवाब भी दे सकें और हम ऐसे पूछ भी सकें, ठीक है।